कंपनियों के शानदार नतीजों ने अमेरिकी बाजारों में भरा जोश। करीब आधा % ऊपर डाउ। एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत और एसजीएक्स निफ्टी में सुस्ती। जून तिमाही में भारती एयरटेल के अच्छे नतीजे, मुनाफा और मार्जिन उम्मीद से बेहतर। वायर और डेटा से होने वाली कमाई पर अब भी दबाव जारी। एक्सिस बैंक का मुनाफा उम्मीद से बेहतर, लेकिन एनपीए पे चिंता बरकरार। हीरो मोटोकॉर्प के उम्मीद के मुताबिक नतीजे, आय में 7.5% की बढ़त। आज आएंगे एचडीएफसी और यस बैंक के नतीजे। यस बैंक का मुनाफा 26% बढ़ने का अनुमान। एचडीएफसी के नेट इंटरेस्ट इनकम से 15% का उछाल संभव। नतीजों के लिए आज से मिड कैप्स के लिए आज बड़ा दिन। भारत फाइनेंशियल, फेडरल बैंक, एल&टी फाइनेंस, पीवीआर समेत कई कंपनियां पेश करेगी आज नतीजे। और हर सेक्टर का न्यूनतम वेतन तय कर सकती है सरकार। आज कैबिनेट में हो सकता है लेबर रिफॉर्म से जुड़े बड़े ऐलान। सीएनबीसी आवाज बिग एक्सक्लूसिव। कल के ऐतिहासिक दिन के बाद आज का बड़ा सवाल, क्या निफ्टी फिर से 10,000 के पार निकलेगा और एक्सपायरी क्या 10,000 के ऊपर हो पाएगी? लेंगे इस सवाल का जवाब। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे दो खास मेहमान। PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले साहब, आपका स्वागत है। और मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा कुछ ही देर में हमारे साथ इसी स्टूडियो में शामिल होने वाले हैं। लेकिन देखिए, ग्लोबल बाजारों की तस्वीर क्या शानदार है। यूएस से शुरुआत करते हैं। अमेरिका में डाउ ने सेंचुरी लगाई और S&P 500 और नैस्डैक ने भी एक नया रिकॉर्ड और नया कीर्तिमान हासिल किया है। इसके अलावा इस समय अगर आप देखिए तो हांगकांग के मार्केट थोड़े से वॉलेटाइल होते हुए घंटे भर पहले बढ़त देखने को मिल रही थी, अब थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन फिर भी आप देखिए तेजी के साथ ही कारोबार हो रहा है। शंघाई में भी देखिए बढ़त के साथ कारोबार होता हुआ। एसजीएक्स निफ्टी संकेत दे रहा है कि एक पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है भारतीय बाजारों के। फिर कैसे अप्रोच करेंगे? कल खुले मजबूत, उसके बाद फिसले, दोपहर में संभलने की कोशिश भी करी। 10,000 के ऊपर निकल सकते हैं आज? संभावना थोड़ी कम है, लेकिन अगर फिर भी चांस लेना है तो ऊपर की तरफ का ही लेना है, क्योंकि एक्सपायरी और एक्सपायरी के पहले शॉर्ट कवरिंग हो सकती है और शॉर्ट कवरिंग बाजारों को ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकती है। मोमेंटम तो स्ट्रांग है और कल जो भले हम थोड़ी सी सुस्ती के साथ बंद हुए हों, उससे कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं। और मैं तो ये कहूँगा कि आज अगर सुस्त और कमजोर शुरुआत हो तो फिर तुरंत खरीदारी के मौके भी होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। तो भारतीय बाजारों में छोटा मोटा करेक्शन 50-75 पॉइंट का जो भी आता है वो खरीदारी का आपको एक मौका दे रहा है। तो अभी तक कोई भी ऐसा संकेत नहीं जिससे आप ये माने कि बाजार कमजोर हो सकते हैं। न ग्लोबल संकेत ऐसे हैं, न ही लोकल संकेत ऐसे हैं। ऐसे में सिंपल है, जब आपके लिए ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव हैं, एफआईएस की तरफ से डेटा बुरे नहीं हैं, एफएनओ के डेटा पॉजिटिव है, सेंटीमेंट बहुत ही बेहतरीन है और टेक्निकल्स तो मजबूत है ही, ऐसे में खरीदारी के ही मौके ढूंढने चाहिए। 9,900 10,000 ये है आज के लिए निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज। लग नहीं रहा कि 9,900 के नीचे जाएगा, 10,000 के ऊपर भी जाने की संभावना कम है। और अगर इस रेंज के बाहर किसी एक तरफ निकलना है तो फिर चांसेस 70% ये कि आप ऊपर की तरफ निकलें, नीचे की तरफ के चांसेस बहुत कम हैं। जहां तक निर्णायक लेवल का सवाल है, निफ्टी 9,950 आज के लिए निर्णायक लेवल का काम करेगा और इस लेवल के ऊपर हैं तो आप सेंटीमेंट के लिहाज से थोड़े पॉजिटिव बने रहेंगे, नीचे है तो आप थोड़ा सा कमजोरी का रुझान देखेंगे। कमजोरी भी नहीं, हल्का सा सबड्यूड मार्केट देखेंगे। बैंक निफ्टी पर भी निर्णायक लेवल एकदम क्लियर कट निकल कर आ रहा है, वो है 24,500 का बस। और इंटरेस्टिंग बात है, कल दोनों ही इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने निर्णायक लेवल के आसपास ही बंद होते हुए दिखे और डेटा पूरी तरह से उन्हीं लेवल्स के आसपास जमे हुए काफ़ी बने हुए, जो हम आगे वायदा कारोबार में विस्तार में चर्चा करेंगे। एक चीज़ साफ है, वो ये कि 9,900 के नीचे अगर गलती से फिसल भी गए तो बड़ी बिकवाली नहीं आएगी, लेकिन 10,000 के पार निकल कर टिक गए तो बड़ी तेजी बनेगी और वो तेजी आराम से निफ्टी को 100-150 पॉइंट और ऊपर ले जा सकती है आज और कल में। तो आज के लिए 10,000 के ऊपर टिकना ये नई तेजी और फ्रेश शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर करेगा और उससे खरीदारी बढ़ती हुई नजर आएगी। अब ओपनिंग जो भी हो, क्लोजिंग अहम है और क्लोजिंग के बेसिस पर दो लेवल्स नोट कर लीजिए। निफ्टी पर 9,900, अगर 9,900 के नीचे आज आप बंद हो
तो ही आप अपनी तेजी की पोजीशन को थोड़ा कम करें। इसमें भी जीरो करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कम करें और हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग करें। जब तक आप 9,900 के ऊपर बंद हो रहे हैं, बिल्कुल डरने घबराने की जरूरत नहीं। और बैंक निफ्टी पर 24,400 के नीचे अगर आज बंद होते हुए दिखे तो थोड़ी सी तेजी की पोजीशन कम कर लें। यहाँ पर भी पूरा जीरो करने की जरूरत नहीं, लेकिन हल्की तेजी की पोजीशन आप कम कर सकते हैं। ट्रेड करने का तरीका, निफ्टी को खरीदें जहां शुरुआत होती दिखे, अगर लाल निशान में या सुस्ती के साथ, तो आप वहीं खरीद लें। और वैसे तो बेस्ट लेवल निफ्टी पर खरीदारी का जो दिख रहा है वो दिख रहा है 9,925 का। अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन चांस कम है। अगर मिलेगा तो 9,950 के आसपास ही मिलेगा, उसके नीचे शायद बहुत मौका आपको खरीदारी का मिले या न मिले। तो एक काम करें, 9,925 9,950 इस रेंज में खरीदने की कोशिश करें। स्टॉप लॉस 9,900 होगा, 10,000 और 10,050 ऊपर के दो टारगेट। बैंक निफ्टी 24,300 का स्टॉप लॉस रखें। 24,400 के नजदीक मिले तो सेफ ज्यादा रहेंगे खरीदारी करने के लिए। आज से 24,600 24,700 के टारगेट के लिए ऊपर की तरफ। सेक्टर्स जो मुझे पॉजिटिव दिख रहे हैं, अच्छे नतीजों के दम पर टेलीकॉम फिर से मजबूत दिखेगा। मेटल्स में मजबूती दिख रही है। ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयरों में अच्छी खरीदारी आज हो सकती है। क्या जबरदस्त नंबर्स कल वेदांता ने दिए और उसके बाद ग्लोबल मेटल्स में क्या तेजी देखने को मिली, उसका फायदा आज मेटल्स को मिलेगा। लेकिन अनिल, बैंक्स ये किए हैं, चाबी इन्हीं के पास है दरअसल बाजार की, आप कह सकते हैं। एब्सोल्युटली। एक्सिस बैंक ने अच्छे नंबर्स पेश किए हैं, कम से कम कल मार्केट बंद होने के बाद। आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स कल आने वाले हैं। आज फेडरल और येस बैंक के नंबर्स हैं। बैंक्स में अगर ये नंबर्स अच्छे आए तो फिर एक्सपायरी के दिन यानी कल के दिन हम 10,000 के ऊपर भी समाप्त हो सकते हैं, ये पक्का है? बहुत संभावना है, बहुत संभावना है। एक्चुअली मैं वही कह रहा हूँ कि ज्यादा संभावना ऊपर एक्सपायरी होने की है बजाय नीचे की। लेकिन एक ही दिक्कत है कि ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है 10,000 के लेवल पर। और बहुत वक्त के बाद ऐसा दिख रहा है कि हेमंत, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जहां कॉल्स में है उससे ज्यादा पुट में, जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है उससे कहीं ज्यादा कॉल्स में। जनरली पिछली कई सीरीज से ऐसा दिखा नहीं। इसलिए मैं थोड़ा सा 10,000 को लेकर आज मतलब कोशिश हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पार नहीं होगा, 100% होगा, लेकिन आज का आज ही हो जाएगा, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल। और देखिए, ये है वो पोल जो सीएनबीसी आवाज ने कराया कि एक्सपायरी कल कहां होने वाली है। तो 27% मानते हैं 9,950 से 10,000 के बीच, 23% मानते हैं 10,000 से 10,050 के बीच, और 35% पार्टिसिपेंट्स ने माना 10,050 से 10,100 के बीच हो सकती है एक्सपायरी। तो आप ये देखिए, 10,000 से ऊपर की बातें कितने सारे एक्सपर्ट्स कर रहे हैं कल की एक्सपायरी की। तो नजर रखिएगा इस पोल पर जो सीएनबीसी आवाज का है। और 10 में से 9 बार या उससे ज्यादा बार भी ये पोल सही साबित होता है। चलिए, इसको बिल्कुल तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि ये बाजार के जाने माने ब्रोकर्स, दिग्गज एनालिस्ट, उनकी माइंडसेट बताता है। बिल्कुल सही बात। चलिए, बागले साहब से पूछते हैं कि उनको भी लग रहा है 10,000 के ऊपर एक्सपायरी होगी। आज किस तरह से अप्रोच करेंगे निफ्टी को, बैंक निफ्टी को? बागले साहब, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल मॉर्निंग जी। सर। कल जो हुआ वो ज्यादा सेंटिमेंटल तौर पे था कि हम 10,000 टच करके आए, बट टिके नहीं। और मेरे लिए, मैं हमेशा एज ए टेक्निकल एनालिस्ट क्लोजिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो आज होगा, कल होगा, आज शायद नहीं होगा जैसे अनिल जी कह रहे हैं, मैं उनके साथ सहमत हूँ, बट शायद कल होने की संभावना अच्छी है। एक्सपायरी में थोड़ी सी मोमेंटम बढ़ जाती है, तो नहीं होगा तो अगले वीक में होगा। और फिर हम कई आगे नए लेवल स्केल करने वाले हैं। तो इमीडिएटली मैं समझता हूँ 9915 का मेरा स्टॉप लॉस होगा और मेरा टारगेट होगा 10,050। बैंक निफ्टी की रेंज होगी 24,400 24,800। और सारे बाई है, चारों के चारों बाय हैं। बिल्कुल सही है, तो हमने गेस कर ही लिया था ये आज आपके सारे बायज ही होने वाले हैं। चल, एफआईआईज और डीआईएस के डेटा क्या संकेत दे रहे हैं, बताइए। मिले जुले हैं, मतलब बहुत मजबूत तो नहीं है, लेकिन कल के सेशन को देखते हुए बुरे भी नहीं है। और जाहिर सी बात है कि 10,000 के आसपास काफी बड़े इन्वेस्टर्स तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। एफआईआईज की तरफ से कैश मार्केट में फिर से खरीदारी का आंकड़ा आया 350 करोड़ का। 210 करोड़ का सामने घरेलू फंड्स ने बेचा है, तो लगभग बराबरी का मामला कैश में। वायदा कारोबार में जरूरी है कि कल के सेशन में एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा है जिसका जिक्र करना जरूरी है, वो है कि 1,000 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे। इसका मतलब क्लियर है, देखिए एफआईआईज का मूड बिल्कुल क्लियर था कि 10,000 जैसे ही छुएगा हम इंडेक्स बेचेंगे, और कल वो बड़ा आंकड़ा इंडेक्स का आता हुआ दिखा है 1,000 करोड़ की बिकवाली का। हालांकि सामने कैश स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी की है, तो स्टॉक स्पेसिफिक एफआईआईज मंदी में नहीं है, ये अच्छा संकेत मिल रहा है। देखिए, क्योंकि कैश में भी खरीदा है और स्टॉक्स भी खरीदा है, दोनों मिला के लगभग 550-600 करोड़ की खरीदारी है, तो ये अच्छा आंकड़ा है। इंडेक्स बेचने में दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत कब होती है, जब वो स्टॉक्स बेचे। इंडेक्स तो इसलिए बेचते हैं कि उन्हें हेजिंग करनी है, और हेजिंग करने के लिहाज से मूड कभी भी बदल सकता है। तो वो एक अच्छा संकेत है कि भले उन्होंने 1,000 करोड़ के इंडेक्स बेचे हो, लेकिन सामने कैश और स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं, ये पॉजिटिव साइड पर है। घरेलू फंड की तरफ से बिकवाली कोई बहुत बड़ी नहीं हुई। 10,000 के लेवल को देखकर उनके मुंह में तो वैसे पानी आना चाहिए कि भाई हमने तो खरीदा है 7,000 के लेवल से ही, तो हमें तो बेचना है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बहुत कम बेचा है।
बाकी ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं, 500 करोड़ की है जो कि एक्सपायरी के 2 दिन पहले, कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी नहीं। तो आंकड़े इसमें कोई डाउट नहीं है कि मिले जुले है और पॉजिटिव साइड पर ही ज़्यादा है। और एक्सपायरी कहाँ होगी, क्या सेंस समझ में आ रहा है ये बताइए, क्योंकि व्यू आज और 2 दिन का जनरली ट्रेडर्स लेते हैं, और रोल ओवर्स अब तक किस तरह से पिकअप हुए हैं ये भी बताइए। इस वक्त तो ऐसा लग रहा है हेमंत 9,950 10,000 इस रेंज में एक्सपायरी होनी चाहिए। लेकिन एक्सपायरी के में एक ही की ट्रिगर है, वो ये कि 10,000 के पार निकल कर टिक पाते हैं क्या। क्योंकि देखिए दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि 10,000 के कॉल ऑप्शन में 74 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, और ये काफ़ी बड़ा भारी भरकम है, छोटा नहीं है। 74 लाख शेयर बहुत बड़े होते हैं। अच्छा, 9,900 के पुट पर 64 लाख शेयरों का है। अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट किसी एक जगह पर बना हुआ है पूरे वायदा कारोबार में, तो वो 10,000 के कॉल्स पर है। तो जाहिर सी बात है, अच्छा दूसरा 10,000 का कॉल ये तो ठीक है, लेकिन 10,000 का लेवल साथ में एक मनोवैज्ञानिक स्तर भी है। सही बात है ना। तो ऐसे में 10,000 के पार निकलकर एक्सपायरी होने के संकेत अभी तो नहीं दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर एक्सपायरी के पहले सरप्राइज आना है तो वो पॉजिटिव साइड पर आएगा, वो नेगेटिव साइड पर नहीं आएगा। ये डेटा में साफ दिख रहा है, क्योंकि नीचे के लेवल पर पुट में सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है। अब आज 9,950 आपके लिए निर्णायक लेवल है। क्यों? क्योंकि 9,950 पर पुट और कॉल दोनों में बराबर पोजीशन बनी हुई है। कल एग्जैक्टली आप वहीं पर जाकर बंद हुए, 25-25 लाख शेयरों के आसपास का ओपन इंटरेस्ट दोनों जगह है। तो ऐसे में तेजी करने वाले ट्रेडर्स चाहेंगे कि 9,950 के ऊपर बने रहे तो सेंटीमेंट मजबूत रहेगा। 9,950 के नीचे रहेंगे तो मंदी करने वालों का सेंटीमेंट थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन उन्हें बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। डेटा ये बता रहे हैं कि आप 9,900 के नीचे फिसलेंगे नहीं, 10,000 के आसपास मुनाफा वसूली भी आती हुई दिखेगी। और हाँ, एक बात जरूर है कि अगर 10,000 को पार करके आज हम क्लोज हो गए तो फिर कल निफ्टी में बड़े फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे, और हो सकता है शुक्रवार तक कि आप 10,100 10,150 तक का लेवल निफ्टी में देख लें। तो 10,000 उस लिहाज से बेहद अहमियत वाला लेवल होगा। रोल ओवर्स का जो आपने सवाल पूछा, 38% के आसपास के रोल ओवर्स हैं इस वक्त निफ्टी में, ठीक ठाक से कहे जा सकते हैं, मुझे एवरेज है। तो आज पिकअप होंगे, और मुझे लगता है कि अभी तक तो तेजी करने वाले रोल ओवर्स पिकअप होते दिख रहे हैं जिस तरह से सेंटीमेंट है। तो आज का सेशन ये डिसाइड करेगा कि मंदी करने वाले ट्रेडर्स और अपने रोल ओवर्स बढ़ाते हैं या फिर मंदी काटने के बारे में सोचते हैं। बैंक निफ्टी ये ज्यादा अहमियत वाला मामला है। बैंक निफ्टी में देखिए क्या है, 24,500 के कॉल पर 12 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट किसी भी एक स्ट्राइक प्राइस पर है, और कॉल्स में भी। कल आप उसके ऊपर थोड़ा बंद हुए हैं 25 पॉइंट ऊपर। अब आज मंदी कटवाने के लिए 24,500 के ऊपर बैंक निफ्टी को टिकना बहुत जरूरी है। ये बहुत अहमियत वाला लेवल है। अब और दूसरा ये कि पुट में भी 7 लाख शेयर वहां पर जुड़े हुए हैं 24,500 पर, और इसी वजह से ये निर्णायक लेवल के तौर पर भी आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर आज फिर से क्लोजिंग बेसिस पर हमने 24,500 को बैंक निफ्टी पर होल्ड किया, तो फिर लीडरशिप आपको बैंक निफ्टी से आती हुई दिखेगी। तो आज आप 10,000 के पार निकलकर टिकेंगे या नहीं टिकेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी डिसाइड करेगा। क्योंकि बैंक निफ्टी में जिस तरह की पोजीशन है उसको देखकर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हेमंत आज कम हो रहा है। अच्छा, कि बैंक निफ्टी 24,500 के ऊपर वक्त बिताएगा। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी ने वक्त नहीं बिताया तो आप 10,000 के पार निकल नहीं पाएंगे, लेकिन अगर बैंक निफ्टी 24,500 के ऊपर टिक गया तो फिर 10,000 जाना मुश्किल है। कल देखिए 24,500 के ऊपर समाप्ति देना कॉन्फिडेंस नहीं है, और लेकिन पोजीशन देखिए 12 लाख शेयर ओपन इंटरेस्ट में है, कॉल्स में 24,500 पर, और हाईएस्ट है। और जनरली बैंक निफ्टी में 10-10 12 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट होता नहीं, इसलिए डेटा थोड़ा सा मुझे ये बता रहा है कि थोड़ा सावधान। इसका रीजन भी एक और बता दूं, आज HDFC लिमिटेड के नतीजे, ठीक है, आज यस बैंक के नतीजे, और दूसरा एक्सिस के नतीजे जो कल आए, उसको बाजार किस तरह से पढ़ेगा, ये भी एक सवाल है। तीन ट्रिगर ऐसे हैं जो, इसीलिए मैं अभी क्लियर कट कॉल नहीं देना चाहता कि बैंक निफ्टी में क्या होगा, इसलिए कह रहा हूं कि बैंक निफ्टी पर सिर्फ नजर रखें। चाबी तो दरअसल बैंक्स के पास है, तो अब देखना होगा ये नंबर्स दरअसल कैसे आते हैं। मुझे लगता है रोल ओवर्स भी ये बैंकों के नंबर्स आने के बाद लोग शुरू करेंगे। ICICI बैंक के नंबर्स भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, और आपको ये भी बताएंगे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय क्या निकल कर आ रही है, निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, कौन सी वो 5 खबरें हैं जिनके चलते आज शेयर फोकस में रहेंगे। वागले साहब, अमरीश बलीगा जी के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज भी आपको बताएंगे। ये सब एक्शन रहने वाला है शो में आगे, तो बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल आपके अपने CNBC आवाज के साथ।
उनमें से 2 एक्सपर्ट्स कहने की निफ्टी को कीजिए शॉर्ट और 3 एक्सपर्ट्स की राय है खरीदारी की। लेकिन जो लेवल्स अहम नजर आ रहे हैं वो नीचे की तरफ है 9,920 के आसपास के। यहाँ पर आपको पहला और अहम सपोर्ट दिखेगा। ऊपरी स्तरों पर 10,000 से 10,050 की रेंज में जा सकता है बाजार, ये है मानना हमारे पांचों एक्सपर्ट्स का। ऑलराइट, ये तो बात हुई निफ्टी और को किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, लेकिन कौन सी वो 5 खबरें हैं जिनके चलते आज शेयर रहेंगे फोकस में, आइए देखते हैं 5 का पंच। NFL यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इस सरकारी कंपनी का ऑफर फॉर सेल आज खुल रहा है और सरकार यहां पर 15% अपना हिस्सा बेचने के लिए तैयार है। इशू प्राइस तय किया गया है, फ्लोर प्राइस 72 रुपए 80 पैसे। आज होगा बड़े इन्वेस्टर्स के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए OFS कल से खुलेगा। नजर रखिए IGL और MGL के ऊपर भी। दिल्ली में दरअसल PNG की कीमतें 33 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दी गई हैं और CNG के दाम भी 1 रुपये 11 पैसे प्रति किलो महंगे हो गए हैं। तो दिल्ली की कंपनी IGL और फिर बाजार मानकर चलता है कि दूसरे कंपनियां भी दाम बढ़ाएंगी, इसीलिए MGL को भी रडार पर रखना चाहिए। कल बाजार बंद होने के बाद आए तीन दिग्गज निफ्टी की कंपनियों के नतीजे। एक्सिस बैंक मुनाफा 1305 करोड़ आया है, थोड़ा सा नीचे 16% घटकर। नेट इंटरेस्ट इनकम 4,600 करोड़ के पार निकली है। ग्रोस NPA 5% के आसपास स्टेबल है। नेट NPA 2.25% के आसपास। स्लिपेजेस की लिस्ट पर रखिए नजर, देखना होगा आज स्टॉक किस तरह से एक्शन दिखाता है। लेकिन साथ ही भारतीय एयरटेल ने दमदार नतीजे कल पेश किए, मुनाफे के लिहाज से भी और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस के लिहाज से भी। मार्जिन्स 34% से बढ़कर यहां पर आते हुए दिखे, तो ये एक अच्छा संकेत भारतीय एयरटेल से। हीरो मोटोकॉर्प उम्मीद के मुताबिक नतीजे पेश किए, जैसा उम्मीद था। रेवेन्यू 7% के आसपास बढ़कर आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 1300 करोड़ के आसपास का। EBITDA 16.5% मार्जिन के आसपास। ओके, तो इन कंपनियों के अलावा नजर होनी चाहिए पिडिलाइट पर भी। इसके नंबर्स वीक आए हैं और पिछले कुछ दिनों से देखिए शेयर इस तरह के संकेत दे रहा था कि नतीजे कमजोर हो सकते हैं और वही आए भी हैं। 226 करोड़ रुपए के मुकाबले देखिए 226 करोड़ रुपए का मुनाफा इन्होंने जो पेश किया है वो करीब 17% कम है। रेवेन्यू का नंबर देखिए ये ढीला है और मार्जिन्स के फ्रंट पर भी डिसअपॉइंटमेंट है। 23.3% के मुकाबले मार्जिन्स 19.2% हो गए हैं, तो कमजोर नंबर। बिल्कुल, और साथ ही हेमंत जो बाजार बड़ा अंदाजा लगा रहा था कि कुछ और पॉजिटिव खबरें आ जाए, वो भी मिसिंग है। न तो फंड रेजिंग को लेकर, न कोई लिमिट को बढ़ाकर या फिर कोई और खबरें। तो पिडिलाइट दबाव में रहेगा आज। रेमंड्स यहाँ पर भी नतीजे कमजोर ही हैं। लॉस ही, हालांकि लॉस कम जरूर किया है, 15 करोड़ से घटकर 5 करोड़। रेवेन्यू 13% बढ़े, लेकिन मुनाफा बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। मार्जिन में 3-4 बेसिस पॉइंट की बढ़त, 3% के आसपास वही मार्जिन से। तो कुल मिलाकर मिले जुले से नतीजे हैं रेमंड्स के। बिल्कुल, तो ये थोड़े से मिले जुले, इन पर रखिए नजर। लेंगे एक थोड़ा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद एक्सपर्ट से पूछेंगे कि उनको क्या पसंद है। वागले साहब के टॉप ट्रेडिंग आइडियाज बताएंगे और अमरीश बलिगा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए कौन से शेयर उनको बेहतर लग रहे हैं जब निफ्टी 10,000 के पास है। ये सब एक्शन ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है संदीप वागले साहब और बाजार के जाने माने एक्सपर्ट अमरीश बलिगा साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। स्वागत है सर आपका भी। आपने वो जो जीवी के पावर जैसे टिप दी थी एक, हाँ, और कितना भाग गया वो 7 दिन में? करीब 100% के ऊपर। अच्छा, ऐसा दूसरा स्टॉक बताइए आज। नहीं, उस टाइप का स्टॉक नहीं है जहाँ पे 10 दिन में डबल हो जाए, पर ये स्टॉक है जो शायद 8-10 महीने में करीब 30-40% सॉर्ट ऑफ रिटर्न दे दे। ओके, जहाँ पे डाउनसाइड लिमिटेड है। एंड आई थिंक एट निफ्टी 10,000 प्लस हम लोग को वही देखना पड़ेगा कि जिस स्टॉक में डाउनसाइड कम है वही लेना चाहिए, क्योंकि आई थिंक एट दीज लेवल्स कैपिटल प्रोटेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्रॉफिट्स। तो ये स्टॉक है सद्भाव इंजीनियरिंग, EPC कॉन्ट्रैक्टर है। काफ़ी अच्छा ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर बुक ऑफ अबाउट 14,000 करोड़, जिसमें रोड कॉन्ट्रैक्ट्स है एज वेल एज इरिगेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। इस साल का जो रेवेन्यू है एक्सपेक्टेड है करीब 3,800 करोड़ के आसपास। डेट रिडक्शन किया है टू द लेवल्स ऑफ अबाउट 1650 और सो, जो काफ़ी अच्छा है। लुकिंग एट एन EPS ऑफ अबाउट 12.25 FY18 में, और FY19 में एक्सपेक्टिंग अबाउट 15, एंड सम ऑफ पार्ट्स करीब 350-360 रुपीज़ होता है। सो आई थिंक वी कैन सी दोज लेवल्स पॉसिबली इन द नेक्स्ट 6 to 8 months, and possibly levels of about 400 plus if you're talking of the next 12 months. चलिए, तो एक साल में 400 से ऊपर के लेवल्स और 8 दिन में ट्रेडर्स के लिए 30 से 40% तक के रिटर्न्स की अपेक्षा सद्भाव इंजीनियरिंग से करनी चाहिए। वागले साहब, आपके भी आइडियाज बताइए चारों।
पहले से मैं अपोलो टायर से शुरुआत करूंगा। कल प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला। 258 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 279, 2 से 3 का व्यू है। दूसरा होगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, जो 1179 के स्टॉप लॉस से बाय करें, 2 से 3 दिन का टारगेट होगा 1233। वेदांता में कल लास्ट 1 आवर में रिजल्ट के बाद जो रैली दिखाई दी, मुझे लगता है वो आज एक्सटेंड होगी और वो सारे मेटल्स पॉजिटिव होंगे। 267 के स्टॉप लॉस से बाय करें, 2 से 3 दिन का टारगेट होगा 291। और चौथा कॉल होगा बाय इन द्वारिकेश, 468 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 504। ओके, तो ये हैं वो स्टॉक्स जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन आज 2 दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, HDFC और यस बैंक का। क्या है अनुमान बताने के लिए हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ जुड़ चुकी है। वरुण दुबे जुड़ चुके हैं, सोनम मेहता जुड़ चुकी हैं। वरुण, आपसे जानना चाहेंगे, बताइए HDFC हैवीवेट से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, HDFC के नतीजे थोड़े सुस्त रहेंगे क्योंकि काफ़ी सारे वन ऑफ्स है, जिसके कारण इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है उसमें आपको कुछ दबाव देखने मिलेगा। एक तो है कुछ स्ट्रेस एसेट्स है, उनके जो इंटरेस्ट एक्रूवल है, जिसके कारण जो NII है उसकी ग्रोथ थोड़ी लिमिटेड होगी। हमारा अनुमान है कि NII में करीब 15% के आसपास की ग्रोथ इस क्वार्टर में आपको देखने मिल सकती है। इनके कुछ NCDs थे जो मार्च 2017 में लैप्स हो चुके हैं, उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। और साथ साथ जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है उसमें कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। इसके लिए हमारा मानना है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर 3.75% के ऊपर रहते हैं तो बाजार इसे पॉजिटिव मान के चलेगा। ग्रॉस NPA लेवल जो है वो 0.9% के नीचे रहेंगे तो बाजार इसे पॉजिटिव मानेगा। और AUM ग्रोथ जो है वो 15% के ऊपर आ सकती है। लेकिन मुनाफा जो है इस कंपनी का, वहां कुछ आपको दबाव देखने मिल सकता है, करीब 12% के आसपास वहां गिरावट हो सकती है। ओके, तो ये है HDFC का पोल और देखते हैं आज किस तरह के नतीजे आए। स्टॉक थोड़ा सा सुस्त नजर आ रहा है, तेजी में इतना भाग लेता नहीं दिख रहा है पिछले 2 दिनों से। तो HDFC लिमिटेड के नतीजे आज होंगे इंटरेस्टिंग, बड़ा वजन रखता है निफ्टी में। लेकिन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक है जिस पर पूरे बाजार की नजर रहती है, फायरवर्क्स दिखाने वाला ये स्टॉक यस बैंक। आज नतीजे आने वाले हैं और बोर्ड बैठक भी है। सोनम, कहाँ है नजर आपकी? डेफिनेटली बेहतरीन आंकड़ों की आप उम्मीद रख सकते हैं फिर से यस बैंक से। वैसे भी अपने पीयर्स के मुकाबले इंडस्ट्री में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देते आ रहा है यस बैंक, और इसकी वजह रहेगी लोन ग्रोथ। कंपनी का लोन ग्रोथ बेहद ही मजबूत रहा है। पिछले तिमाही में 35% का ग्रोथ दिखाई दिया था लोन में, और इस बार भी माना जा रहा है 25 से 30% का ग्रोथ दिखाई देगा। NIMs, नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑल टाइम हाई लेवल्स पे बने हुए हैं। इस बार भी अगर 3.4% के ऊपर अगर आंकड़ा आता है तो बाजार इसको पॉजिटिव लेगा। हमारे अनुमान के मुताबिक NII में 32% की बढ़ोतरी, तो मुनाफे में 26% का जंप देखने को मिलेगा। एसेट क्वालिटी में पिछले तिमाही में एक डेंट देखा गया था RBI के NPA रिकॉग्निशन नॉर्म्स के कारण, लेकिन इस बार कुछ सुधार की उम्मीद रखी जा रही है। वैसे भी यस बैंक की जो एसेट क्वालिटी है वो इंडस्ट्री के मुकाबले काफी बेहतर पोजीशन पे है। ग्रॉस NPA लेवल्स पिछले तिमाही में 1.52% पे थे, इस बार माना जा रहा है यहां पर भी सुधार देखने को मिलेगा। ओवरऑल अच्छे आंकड़ों की उम्मीद, और ये नहीं भूलना चाहिए कंपनी की बोर्ड बैठक रहने वाली है स्टॉक स्प्लिट पर, तो इस पर भी काफी नजर रहेगी। बिल्कुल, तो स्टॉक स्प्लिट से पहले देखिए दौड़ लगाता हुआ ये स्टॉक। शुक्रिया आप दोनों का इस जानकारी के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे ब्रोकरेज हाउसेस की नजर कहां पर है। हर्षदा हमारे साथ जुड़ेंगी जो लेकर आएंगी सारी की सारी रिपोर्ट्स। कई सारी कंपनियां हैं जिन्होंने कल बाजार बंद होने के बाद अपने नतीजे भी पेश किए, उस पर क्या राय निकल कर आ रही है, इस सब पर बात होगी ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। कल बाजार बंद होने के बाद कई दिग्गज कंपनियों के नतीजे। शुरुआत एक्सिस बैंक से करते हैं, और इस पर ब्रोकरेज हाउस की राय क्या निकल कर आ रही है ये बताने के लिए जुड़ चुकी है हमारी सहयोगी हर्षदा। हर्षदा, बताइए। इनफैक्ट 3 ब्रोकरेजेस ने अपनी रिपोर्ट निकाली है एक्सिस पर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं CLSA के साथ, जो इन्होंने अपना आउट परफॉर्मर का कॉल मेंटेन किया है। इन्होंने टारगेट हाउएवर बढ़ाया है, 570 था पहला टारगेट, अब 600 रुपए पर लेकर आए हैं। CLSA मानता है एक्सिस के नंबर्स को देखकर कि स्लिपेजेस में थोड़ा सा नियंत्रण देखने को मिला है, लेकिन एक जो चिंताजनक स्थिति है कि वॉचलिस्ट के बाहर के कुछ अकाउंट्स स्लिप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां पर NPA का खतरा बढ़ रहा है, और ये थोड़ी सी स्थिति को आगे पेचीदा बनाएगा जरूर। हालांकि उनका मानना है कि FY18 में मुनाफे की स्थिति और भी बेहतर होती हुई दिखाई देगी, इसीलिए वो आउट परफॉर्मर का कॉल बरकरार है। दूसरी तरफ क्रेडिट स्विस एक्सिस पर एक न्यूट्रल कॉल ही दे रहा है। इन्होंने इनफैक्ट टारगेट हल्का सा बढ़ाया है, 490 से बढ़ाकर 506 किया है। उनको लगता है कि EPS आगे जाकर कमजोर रहेगा, इसीलिए इनफैक्ट इन्होंने अपने EPS का टारगेट कट भी किया है, और साथ ही ये कह रहे हैं कि क्रेडिट कॉस्ट एक फैक्टर रहेगा जिस पर आगे नजरें बने
बनाए रहेगी, इसीलिए न्यूट्रल कॉल। सिटी ऑन द अदर हैंड बाय कॉल मेंटेन करा है, 610 का टारगेट इनफैक्ट सिटी ने एक्सिस पर दिया है। तो बहुत ही मिक्स्ड रिपोर्ट्स हैं यहाँ पर। बिल्कुल, तो मिक्स्ड रिपोर्ट्स हैं। कल दिन के उच्चतम स्तर पर जाकर इसने समाप्ति दी है। बाजार मानकर चल रहा था कि अच्छे नतीजे आएंगे। कैसा खुलेगा, कैसे ट्रेड करना चाहिए? एक्चुअली एक्सिस बैंक के नतीजे पर जो आपका व्यू है वैसा ले सकते हैं। अगर आपको व्यू पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव दिखेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव दिखेंगे। पहले पॉजिटिव की बात करें, और पॉजिटिव ये है कि 4800 करोड़ से स्लिपेजेस घटकर 3500 करोड़ के आसपास आए, तो यानी कि स्लिपेजेस में कमी आई है, ये पॉजिटिव है। लेकिन अगर आप नेगेटिव देखना चाहें तो फिर ये कहेंगे कि जो नॉन वॉच लिस्ट है उसमें से 1250 करोड़ से बढ़कर 2700 करोड़ के आसपास हो गए, तो वो चिंता की बात है। अब नॉन वॉच लिस्ट बढ़ रही है, लेकिन फिर भी ये अलार्मिंग लेवल पर नहीं है। और यही वजह आप देखिए, जो रिपोर्ट्स में हर्षदा बता रही थी वो क्या कह रही हैं कि कुछ चिंताएं कम हुई हैं, कुछ बरकरार है, उसके बावजूद टारगेट थोड़े थोड़े ऊपर आ रहे हैं। तो ये तो पॉजिटिव साइड वाली बात हुई। नेगेटिव साइड में यही है कि स्टॉक 500 से 540-45 हो चुका है, एक हफ्ते में रिजल्ट्स के पहले चल चुका है, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो एक्सिस को ट्रेड करने का सिंपल तरीका है, आज जहां खुले देखिए, आप खुलने के बाद जिस डायरेक्शन में जाए उसका रिवर्स मूव आपको आता हुआ दिखेगा। बहुत क्लियर कट है। अगर पहले खुलकर मजबूत हो जाए, आपकी पोजीशन है तो बेच दीजिए। अगर पहले खुलकर नीचे आ जाए तो निचले स्तरों पर खरीदिए, क्योंकि ये स्टॉक आज दोनों तरफ मूव दिखाने वाला है। इसमें नेगेटिव एक ही है, सबसे बड़ा वो है कि ये 40 रुपए की जो तेजी पिछले 5-7 दिनों में हो गई, वही एक नेगेटिव है। अदरवाइज रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, और इस रिजल्ट के दम पर ये पोजीशंस जो पहले बनी है, अगर वो आज प्रॉफिट बुकिंग आती है तो निचले स्तरों पर 500-515 की रेंज में, आपको 520 की रेंज में, आई डोंट नो उतना भी गिरेगा क्या है, गिरना नहीं चाहिए, गिरने का तो कोई रीजन नहीं, लेकिन 520-25 के आसपास फिर से आपको फंड्स की खरीदारी आती हुई दिखेगी। तो अगर कमजोर खुल जाए खरीदारी कीजिए, और अगर 560-65 मिल जाए तो तुरंत बेच दीजिए। बिल्कुल, तो कल जिन्होंने लिया था उनको ऊपर में बेचने के मौके भी मिलेंगे, और जिनको लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है उनको खरीदारी करने के भी मौके मिलने वाले हैं। लेकिन भारती एयरटेल, हर्षदा, अच्छे नंबर्स पेश किए हैं ऑन द फेस ऑफ इट। इसमें भी कल बहुत अच्छी तेजी देखने को मिली है। बताइए ब्रोकरेज हाउसेस क्या कहते हैं? इनफैक्ट सीएलएसए की रिपोर्ट मेरे हाथ है, और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि सीएलएसए ने क्या कहा था जब वो प्रीएम्प्ट कर रहे थे नंबर्स कैसे रहेंगे। उन्होंने कहा था कि लगातार 6 क्वार्टर्स में रेवेन्यू पर दबाव है, और इस पर्टिकुलर क्वार्टर में वो दबाव जो है या फिर जो गिरावट देखने को मिली है वो थमेगी, और वही हुआ है। इसके बावजूद एक अंडर परफॉर्मर का कॉल रिटेन कर रहा है सीएलएसए। हाउएवर इन्होंने टारगेट बढ़ाया है, 387 से टारगेट बढ़ाकर 444 का किया है। अब पॉजिटिव्स क्या है? उनको लगता है रेवेन्यू जो परफॉर्मेंस आया है वो इन लाइन विद एस्टिमेट्स है। अफ्रीकन ऑपरेशंस में थोड़ी सी बेहतरी आने की पूरी गुंजाइश है। इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हमने देखा है हल्का सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन जो आरपू है भारतीय बिजनेस के लिहाज से वो भी अभी भी एक रिस्क फैक्टर है, क्योंकि वहां पर इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिला है। इसके बावजूद वो अपने अर्निंग एस्टिमेट्स को 2 से 9% के बीच, 2 से 9% के बीच बढ़ा रहे हैं। तो अफ्रीका से ग्रोथ लगातार अच्छी रही है, और भारत में तो सबको पता है दबाव, लेकिन कल सेक्टर ऑफ द डे तो टेलीकॉम ही था। आज कैसे ट्रेड? आज भी कल भी हमने कहा था कि टेलीकॉम सेक्टर सबसे पहले चूज किया, और मुझे नहीं लगता कि नतीजों के बाद भारतीय नीचे जाना चाहिए। हेमंत, सबसे बढ़िया बात जो रिजल्ट में दिख रही है, पिछले 2 क्वार्टर में जो रिलायंस जियो का असर भारतीय एयरटेल के नतीजों पर दिख रहा था वो कम होता हुआ दिख रहा है। ये सबसे बढ़िया संकेत। और आरपू भले ही सीएलएसए को अच्छे नहीं लग रहे हो, लेकिन 1.51 से 1.53, 1.54 की रेंज में जो आए, मुझे लगता है वो एक बड़ा पॉजिटिव। और सबसे बड़ी बात है कि अफ्रीका में इन्होंने 1% मार्जिन बढ़ाए, यहाँ 34-35% के आसपास के मार्जिन, और ये मार्जिन स्टेबल होने की पूरी संभावना दिख रही है। तो मुझे लगता है भारतीय एयरटेल प्राइस के लिहाज से फिर ऐसे में थोड़ी और मजबूती दिखाए इन नतीजों के दम पर, तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। तो अच्छे नंबर से सरकार की तरफ से भी अब खबरें आ रही हैं कि पहले 8 साल में आपको स्पेक्ट्रम का पैसा देना था, उसको 16 साल करने पर सरकार विचार कर रही है। होता है तो फिर सेक्टर के लिए एक लाइफलाइन होगी, और इसीलिए कल हमने देखा आइडिया के शेयर में भी क्या दमदार तेजी देखने को मिली। चलिए इस पर विस्तार से अपने एक्सपर्ट से भी बात करेंगे, लेकिन एक और शेयर है हीरो मोटोकॉर्प। हर्षदा, बताइए रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? डिसअपॉइंटमेंट है हीरो के नंबर्स को लेकर। सिटी का एक सेल कॉल है, वहीं सीएलएसए का सेल कॉल है। सिटी ने इनफैक्ट एक न्यूट्रल कॉल दिया है। सीएलएसए कह रहा है बिकवाली करे, टारगेट इन्होंने 2950 का रखा है प्रति शेयर। उनको लगता है कंपनी ने जो गाइडेंस दिया है वो मेंटेन किया है कि हाई सिंगल डिजिट इंडस्ट्री ग्रोथ देखने को मिलेगी पूरे साल FY18 में। साथ ही साथ मार्जिन में आगे भी दबाव जारी रहेगा, ये मैनेजमेंट की ओर से राय आ रही है, और मीडियम टर्म में 14 से 15% के बीच मार्जिन रहेंगे। इसीलिए सीएलएसए ने भी अपना EPS एस्टिमेट काटा है FY18 से 20 के साल के लिए, और 1 से 3% का EPS एस्टिमेट करता हुआ दिखाई
दिखाई दे रहा है। बहुत ही लैकलस्टर ग्रोथ देखने को मिलेगी FY18 में, ये CLSA मानता है। सिटी दूसरी तरफ कह रहा है कि हीरो मोटोकॉर्प में न्यूट्रल कॉल रहना चाहिए। हालांकि यहां पर इन्होंने टारगेट जो है 3800 का दिया है, जो पहले 3600 का था, और इस लिहाज से आप देखेंगे CLSA ज्यादा बेरिश बन रहा है हीरो मोटो पर इस समय। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये स्टॉक भी। CLSA कहता है 2950 का भाव होना चाहिए, भाव तो देखिए 3700 का है। और एक्सिस कैपिटल, फिलिप कैपिटल कहते हैं 4200 4000 के आसपास भाव होना चाहिए। मार्केट शेयर हासिल करने के लिए मार्जिन्स पर एक ये दबाव झेल रहे हैं ये, और मैनेजमेंट की कमेंट्री थोड़ी ढीली है, लेकिन स्टॉक तो बढ़िया है। क्या करना चाहिए अगर नीचे गिरे तो? एक्चुअली नंबर्स में कुछ है ही नहीं वैसा देखा जाए तो, बहुत ही इनलाइन नंबर्स है, एकदम उम्मीद के मुताबिक है। मार्जिन 16 की उम्मीद थी, 16.25 आ गया, तो वो मार्जिन थोड़ा सा गिरने से बचाएगा। वैल्यूएशंस जो हैं, जिस लेवल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बहुत लोग शायद नीचे का इंतजार करें, तो मुझे लगता नहीं, सेम एक्सेस वाला हिसाब है। अगर गिरेगा तो खरीदारी होगी, बढ़ेगा तो खुलेगा आज। हाँ, सुस्त खुलेगा, थोड़ा सा नीचे आ सकता है, 2-1% नीचे आया, 1.5% 2% नीचे आया तो लोग खरीदने आ जाएंगे, और अगर मजबूत खुला तो प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। तो मुझे लगता है कि बहुत ही छोटा सा ट्रेड एक हीरो मोटोकॉर्प में बनेगा आज। बिल्कुल सही बात है। और देखिए सुबह से ही बाजार को भी अनुमान दी कि मार्केट बहुत स्मार्ट है, उसको सुबह से ही पता चल रहा है कि कौन से नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, कौन से खराब आने वाले हैं। आज भी हम आपको बताएंगे कि किन शेयरों पर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन हर्षदा है हमारे साथ, हर्षदा समझ लेते हैं और कौन कौन से स्टॉक्स पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट कल बाजार बंद होने के बाद निकल कर आई है। हर्षदा बताइए बाकी की रिपोर्ट। इनफैक्ट एशियन पेंट और ICICI प्रू, तो ICICI प्रू क्योंकि हमने काफी न्यूट्रल कॉल्स और सेल कॉल्स की बात की है, तो ICICI प्रू पर इनफैक्ट एक बाय कॉल आ रहा है CLSA की ओर से। टारगेट इन्होंने बढ़ाया है, 500 जो पहले था वो 560 का कर दिया है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन प्रीमियम्स देखने को मिली है इस पर्टिकुलर Q1 में, और उसका फायदा मिलेगा। साथ ही साथ उनको लगता है कि प्रीमियम ग्रोथ फोरकास्ट CAGR बेसिस पर 24% आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और एक टॉप पिक है फाइनेंशियल सेक्टर में CLSA के लिए ICICI प्रूडेंशियल, तो ये स्टॉक टू वॉच रहेगा आज। हाउएवर CLSA एशियन पेंट्स पर बिकवाली की राय बरकरार रख रहा है। दरअसल इन्होंने अपना EPS एस्टिमेट भी 18-19 कैलेंडर ईयर के लिए काटा है, 3 से 5% का टारगेट। मैं आपको बता दूं 1080 का दे रहे हैं, जो पहले 968 के आसपास था। उनको लगता है मार्जिन्स आगे दबाव में बरकरार रहेंगे, लेकिन अगर वो जो रीसेंट प्राइस हाइक्स हुई हैं, एक और अगर प्राइस हाइक आती है तो कंपनी की स्थिति थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। नोमरा भी एक न्यूट्रल कॉल ही दे रहा है एशियन पेंट्स पर। टारगेट 1094 का है, थोड़ा सा टारगेट बढ़ा है, करीब 50 रुपए। तो ये है तमाम रिपोर्ट्स आपके लिए FIs की तरफ से, इन पर आज रहेगा एक्शन। सबसे बढ़िया बात हेमंत ये देखिए कि एशियन पेंट के रिजल्ट में ऐसा अच्छा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद किसी की हिम्मत नहीं है कि बहुत बुरी तरह से टारगेट घटाएं, क्योंकि सबको पता है स्टॉक ऐसा है कि इतने सारे वैल्यू फंड्स आ जाएंगे खरीदारी करने के लिए अगर एशियन पेंट नीचे जाता है। मुझे लगता है हमारे अमरीश जी भी खरीदने के लिए तैयार है। अमरीश जी किन लेवल्स पर खरीदेंगे आप एशियन पेंट? कौन सा? एशियन पेंट लॉन्ग टर्म के लिए। एशियन पेंट्स तो मैं ले रहा था 940-950 लेवल्स पर जब काफी गिरा था, राइट 12 से 13। हाँ, बात भी हुई थी अपनी। हाँ, डिमोनेटाइजेशन के बाद। आई एम स्टिल होल्डिंग। इस लेवल पे शायद फ्रेश ना लूं, पर यहाँ से यदि हम लोग देखते हैं कि 75-100 रुपीज का यदि फॉल आता है फॉर व्हाटएवर रीजन, आई थिंक दैट इज द टाइम टू बाय। चलिए तो एशियन पेंट्स पर रखिए नजर। और पिडिलाइट जिसका जिक्र हम टॉप 5 में कर रहे थे, इसकी बात भी यहीं करते हैं। वागले साहब देखकर बताइए शेयर आज किस तरह से खुल सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। नतीजे तो अच्छे नहीं आए हैं, हालांकि कल शेयर दौड़ लगा रहा था, उससे पहले फिसला भी था ये। पिडिलाइट कैसे अप्रोच करेंगे? हेमंत, बेसिक पैटर्न मेरे लिए तो पॉजिटिव है। शायद रिजल्ट अच्छे नहीं आप बोल रहे तो नीचे खुल सकता है, बट बहुत ज्यादा गिरने की संभावना मुझे नहीं लगती। 810-812 के लेवल्स पे बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो उसके आसपास 815 पे भी मैं लेने को तैयार हूँ, एक 10 रुपए के स्टॉप लॉस से, और मेरा 840 से 850 का पोजिशनल व्यू है। ओके, तो चलिए गिरावट में करें खरीदारी। गिरेगा तो ये है, ये बात पक्की है। आज कितना गिरता है और अहम सपोर्ट लेवल को होल्ड करता है, इसमें भी वही बात है हेमंत की ब्रांड इतनी स्ट्रांग है कि नीचे के लेवल पर लोग खरीदने आ ही जाते हैं। बस और चक्कर वही GST के चलते देखिए दबाव है ये, तो लोगों को ये भी समझ में आ रहा है कि एक क्वार्टर के नंबर्स नहीं देखने होंगे, अब 2 क्वार्टर्स के नंबर्स देखने होंगे। इनफैक्ट बहुत लोग तो इस क्वार्टर को लेकर भी थोड़ा सा अभी क्वेश्चन मार्क में, क्योंकि 1 जुलाई से लागू हो रहा है। सही बात तो 1 जुलाई से सितंबर, ये 3 महीने में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। असली रिजल्ट जो आएंगे वो सेकंड हाफ के, हाँ H2 से, हाँ H2 से, और तब इनकी परफॉर्मेंस जो तगड़ी आएगी ना, फिर क्या होगा हेमंत, फिर लोग वित्त वर्ष 19 की अर्निंग पे डिस्काउंट करने लगेंगे, और तब जो वैल्यूएशन देंगे निफ्टी 11,000 ऊपर का थोड़ा करते हैं। आराम से चलिए थोड़ा और ऊपर का टारगेट। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हमारे साथ वायदा कारोबार के एक्सपर्ट सेंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष चतुर्मुता जुड़ने वाले, और उनके पास से कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज आपके लिए ब्रेक के बाद बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ।
एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है। संदीप वागले, अमरीश बलीगा और अब सैंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष चतुर्मुता साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देंगे निफ्टी बैंक निफ्टी पर रणनीति। बताइए पहले तो आशीष जी जरा बताइए कहाँ होगी एक्सपायरी? अनिल जी, मुझे लगता है 10,000 के ऊपर होगी एक्सपायरी, और उसका रीज़न ये कि कल हमने देखा 10,000 की कॉल में बहुत सिग्निफिकेंटली लॉन्ग बिल्डअप बनते हुए देखने को मिला, जो कि इतने समय से एक कंटिन्यूसली एक कॉल राइटिंग वहाँ पर थी। तो क्लियरली मुझे लगता है कि बेस जो है वो शिफ्ट हो चुका है। 9900 पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट बाजार को देखने को मिलेगा, और जैसे ही 10,000 के स्तर क्रॉस होंगे तो मुझे लगता है एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग उस सिचुएशन में देखने को मिल सकती है। मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं 10,070 से लेकर 10,120 के बीच की रेंज में कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर में एक्सपायरी हमें होते हुए देखने को मिल सकती है। तो एक्सपायरी 10,000 के ऊपर, और ये CNBC आवाज का पोल ध्यान रखिएगा। किरण जाधव जी भी हमारे साथ हैं। किरण जी गुड मॉर्निंग। सवाल आपसे भी यही, 10,000 से कितनी ऊपर होगी एक्सपायरी? क्योंकि दो ऑप्शन हैं आपके पास, 10,050 से 10,100 या 10,000 से 10,050, इन दोनों के बीच में बताइए। मेरा मानना है कि बिल्कुल एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी अगले 2 दिनों में, और मेरा मानना है कि 10,000 से 10,050 के बीच में आपको एक्सपायरी देखने को मिलेगी। ओके, 10,000 से 10,050 एक्सपायरी मजबूत। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी बताइए, 24,500 के ऊपर। बिल्कुल जी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जिस तरह की स्ट्रेंथ है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि 24,000, 650, 26,700 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है, और आज ही शायद एक अच्छा मूव बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिले। मुझे लगता है 24,450 के नीचे अगर से बैंक निफ्टी नहीं फिसलता है तो एक अच्छी अपसाइड इसके अंदर देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में भी तेजी, निफ्टी में भी तेजी, और स्टॉक्स में भी तेजी। किरण जी बताइए आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए क्या हैं? मेरा पहला एक्सिस बैंक होगा। परसों से मैं इस पे ऊपर बुलिश हूँ। इसने एक अच्छा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दे चुका है, और 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद वापस से कल अच्छा मूव देखने को मिला। हमने इसमें 580 के कॉल ऑप्शंस में अच्छा खासा जमाव देखने को मिल रहा है। उसी के साथ हमें अच्छी खासी डिलीवरी मार्किंग भी देखने को मिल रही है। मेरा मानना है कि ये 578 तक कल तक देखने को मिल जाना चाहिए इसका भाव, और इस ट्रेड के लिए 536 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। ओके, अच्छा, तो एक्सिस बैंक यहाँ पर खरीदें, ये राय है किरण की। बताइए आशीष जी, आपके स्टॉक्स सब खरीदने वाले हैं ना? जी खरीदने वाले ही हैं, और इसके अंदर में पहला जो पिक होगा वो डाबर के अंदर है, जहां पर पिक हमने देखा है करीब 25% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है लास्ट एक हफ्ते के अंदर में, जो काफ़ी सिग्निफिकेंट है डाबर जैसे स्टॉक में, जहां पर पे जनरली एक साइडवेज मूव देखने को मिलता है। मुझे लगता है ये स्टॉक कहीं ना कहीं अपने ऑल टाइम हाइस को क्रॉस करने की तैयारी में, इस पर एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 303 का स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 318 तक के टारगेट्स डाबर में शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दूसरी पिक मेरी होगी फर्टिलाइजर स्पेस में GSFC के अंदर, जहां अगेन हमने देखा है लास्ट 2 दिनों में बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स लोअर लेवल्स पे बनते हुए नजर आ रहे हैं, और स्टॉक 2 हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा था। तो मुझे लगता है जैसे ही ये स्टॉक 130 के ऊपर जाएगा एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग यहां देखने को मिल सकती है। 126 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 138 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो 2 स्टॉक्स है वो मुझे लगता है मेटल स्पेस में हमने चूज किए, क्योंकि बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ मेटल पैक में हमें देखने को मिल रही है। उसके अंदर में हिंदुस्तान जिंक सबसे पहला पिक होगा, जहां पर एक अच्छा बेस लास्ट 2-1 हफ्तों से बन चुका है, और मुझे लगता है कल जिस तरह के वॉल्यूम से स्टॉक में देखने को मिले उसको देखते हुए लगता है कि स्टॉक कहीं ना कहीं 4 से 5% की बढ़त मौजूदा स्तरों से दिखा सकता है। तो करंट लेवल्स पे लॉन्ग करना है। 279 का स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 292 के टारगेट्स शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। दूसरी पिक होगी JSW स्टील की, जहां पर पे लास्ट 3 हफ्तों से कंसोलिडेशन ऑल टाइम हाई के आसपास हुआ है, और कल बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स लोअर लेवल्स पे हमें देखने को मिले। तो मुझे लगता है 212 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ऊपर में स्टॉक अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा, और 226 तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ठीक बात है। कल जिस तरह से वेदांता ने अपने नंबर्स पेश किए, और देखिए ग्लोबल मार्केट्स में अच्छी तस्वीर दिखी है, रियो टिंटो, BNP, सारे के सारे स्टॉक्स देखिए ग्लोबली अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो आज ये सेक्टर तो फोकस में रह गए। किरण जी, एक्सिस बैंक के अलावा और कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको पसंद है? 2 टायर कंपनीज है जो कि बहुत अच्छे चार्ट पैटर्न्स बनाते नजर आ रहे हैं। एक तो अपोलो टायर्स रहेगा, जहां पे 260 का स्टॉप लॉस रहेगा, 278 के टारगेट देखने को मिलेंगे। इसने एक एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, अच्छी खासी डिलीवरी मार्किंग भी देखने को मिल रही है। दूसरा स्टॉक रहेगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जहां पे 1645 का स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, और टारगेट्स के लिए 1720 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अच्छी खासी ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिल रही है, अच्छी खासी डिलीवरी मार्किंग भी देखने को मिल रही है। तो इन ऑल ये दोनों चार्ट पैटर्न काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। आज मतलब टायर ही दौड़ेंगे, इसका मतलब कल से दौड़ रहे हैं, और कल से दौड़ना चालू हो गए। वागले साहब का तो अपोलो है ही है।
तो आप अपोलो बालकृष्ण कर रहे हैं, देखिए आज सीएट देखिएगा क्या होता है। चलिए इस पर भी नजर रखिएगा। ब्रेक का वक्त है और इस ब्रेक के बाद कुछ और इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स, खासतौर से मिड कैप, रेमंड, आईसीआईसी प्रू, इन सब पर करेंगे बातचीत, लेंगे हमारे एक्सपर्ट से राय छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। संदीप वागले साहब, अमरीश बलिगा जी, आशीष चतुर्मोता जी, किरण यादव जी, सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। और एसजीएस निफ्टी पर नजर रखिए, बढ़त के साथ भारतीय बाजारों की शुरुआत होगी, ये संकेत नजर आ रहे हैं। रेमंड्स पर बात करते हैं, अच्छे नतीजे इन्होंने भी देखा जाए तो पेश किए हैं। रेमंड्स चार्ट पर कैसा लगता है, किरण जी बताइए, क्या दौड़ लगा सकता है आज? रेमंड्स काफी अच्छा चल चुका है और अच्छे चलने के बाद ये एक कंसोलिडेशन जोन में है। मेरा मानना है कि 820 का ब्रेकआउट लेवल रहेगा। 820 के ऊपर मैं जरूर खरीदने की सलाह दूंगा। इसमें स्टॉप लॉस 812 का रहेगा और टारगेट्स के लिए 845 से लेके 855 के टारगेट देखने को मिलेंगे। इसका जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यही पैटर्न कंसिस्टेंटली हमने देखा है कि पिछले 6 महीने से करता आ रहा है, जो कि काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। आईसीआईसी प्रू, ये एक और स्टॉक है। अमरीश जी इस पर अपनी राय दीजिए, क्योंकि स्टॉक लिस्टिंग के बाद थोड़ा सुस्त रहा और फिर जो दौड़ लगाना शुरू हुआ है जबरदस्त। हालांकि नतीजे मिले जुले हैं, मुनाफा फ्लैट है, कोई खास बदलाव नहीं, 406 करोड़ पर रहा है, लेकिन प्रीमियम जो है वो 37% बढ़ी हो। अच्छा, खास बात है कि नई प्रीमियम में जो मार्जिन है वो भी काफी इंप्रूव होकर आए हैं। इस लेवल पर खरीदेंगे आप? इस लेवल पे फ्रॉम अ फंडामेंटल एंगल शायद नहीं खरीदूं। अच्छा, जिसके पास है उसका क्या करें? जिसके पास है, आई थिंक वन शुड एग्जिट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। मैं बोल रहा हूँ करीब 25-30% तो एग्जिट करना चाहिए। बैलेंस आई थिंक आई कैन होल्ड ऑन, क्योंकि बाकी भी आईपीओ आ रहे हैं, उसके कारण एसबीआई लाइफ वगैरह। एब्सोल्युटली, तो शायद उसके कारण ये थोड़ा बहुत चल सकता है, पॉसिबली टू लेवल्स ऑफ अबाउट 500-525, बट दैट इज मोर ऑफ अ ट्रेडिंग मूव। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इस लेवल पे। चलिए, तो यहाँ पर ग्रॉस प्रीमियम 37% बढ़ा, एयूएम में भी करीब 16.5% की ग्रोथ देखने को मिली। एक और खबर जिस पर अमरीश जी आपकी राय जानना चाहता हूँ, ये बताइए, भारत फाइनेंशियल्स, एसकेएस के नाम से पहले आप इसे जानते थे, अब यहाँ पर आज खबरें थी पहले कि आरबीएल बैंक विचार कर सकता है इनको खरीदने के लिए। कैसे अप्रोच करेंगे इन दोनों को? देखिए, खबरें पहले भी कई बार आ चुकी हैं। मैनेजमेंट बेचना चाहते हैं, ये तो साफ हो चुका है। इंडसइंड बैंक ने नहीं खरीदा वैल्यूएशंस के चलते, अब आरबीएल अगर खरीदता है तो किस वैल्यूएशंस पर खरीदता है, कई सारे सवाल है। तो ऐसे में इन दोनों स्टॉक्स को आप किस तरह से ट्रेड करेंगे? अगेन आई वुड से इट्स मोर ऑफ अ ट्रेडिंग मूव, क्योंकि जब भी रूमर्स आते हैं तो बढ़ जाता है, डिनाइल आता है तो गिर जाता है। तो जब भी डिनाइल आता है, आई थिंक दैट इज द टाइम टू बाय, because we are very clear कि management बेचेगा, I mean the company, so these rumors will keep coming. So whenever there's a major correction because of a denial, I think that's the time to buy from a trading point of view. Okay. Or in fact, I had given a buy on this stock about 4 years back, four years back at about 90 levels. और उस वक्त भी 90 रुपए के लेवल, 90 के लेवल थे आप उसमें। उस वक्त ये काफी गिरा था। आई थिंक इट फॉलन नियरली 70%। एक बार प्रॉब्लम हुई थी। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो जो मेरा लॉजिक था, दैट फाइनली द बैंक्स विल रिक्वायर द लास्ट माइल, आई मीन द प्रोवाइडर एट द ग्रासरूट लेवल्स, बिकॉज ऑफ विच most of the banks will keep looking at buying out microfinance companies. और उस हिसाब से उस वक्त ये SKS था, and I had said this is a buy from that point of view. चलिए अब देखते हैं, आज दोनों स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए, आरबीएल और भारत फाइनेंशियल। मैं थोड़ी देर में पूछने वाला हूँ दोनों शेयरों को कैसे ट्रेड करें। तैयार रहेगा आशीष जी, उससे पहले एक ब्रेक लूंगा मैं, क्योंकि ब्रेक के उस पार बाजार का एक्शन शुरू होने वाला है। आपके लिए लेकर आएंगे हम प्री ओपनिंग सेशन। कितना ऊपर है? 9 पॉइंट ऊपर है, 7 पॉइंट ऊपर है इस वक्त। एसजीएक्स निफ्टी रुपए की ओपनिंग होगी, स्टॉक 2020 का अपडेट होगा और एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले बाजार में रहेगा भरपूर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, नतीजों के लिहाज से भी और एक्सपायरी के पहले का भी। तो कोई भी एक्शन छूटेगा नहीं, क्योंकि एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं दमदार 4 जो तैयार हैं अपने चार्ट्स और अपने एनालिसिस के साथ आपकी मदद करने के लिए। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। इस ब्रेक के बाद बाजार के सबसे बड़े शो पहला सौदा।